बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सपीएस के मुतल्लिक, यानी कि एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसको इन शॉर्ट जो है हम लोग कहेंगे कि एक्सपीएस। ठीक है। तो एक्सपीएस जो है ये दिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज सरफेस एनालिसिस टेक्निक्स। और उसके बाद इट इज़ यूज़र फ्रेंडली एंड अवेलेबल टू द लार्ज नंबर ऑफ द रिसर्चर्स। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि एक तो फील्ड एक्सपर्ट इसके एनफ नहीं है, और दूसरा डाटा इंटरप्रिटेशन करना जो है ना इसका, वो अक्सर मिस इंटरप्रेट किया जाता है। तो इन इस ये लेक्चर की जो सीरीज़ है एक्सपीएस के मतलब हम लोग इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें लर्न करेंगे, उसके अंदर पहले नंबर पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरे नंबर पे हाउ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट विद मैटर एंड escape from a surface and how this determines the surface sensitivity of this technique, how the chemical environment around an element affect the binding energy of its element. उसके बाद description of the instrumentation help a novice user understand how data are required and information included on sample preparation and mounting. The important parameter of data acquisition are noted to be help guide users starting to acquire data. और उसके बाद interpretation of the data both qualitative and quantitative level is discussed, and additional section will provide some more information for about the XPS small area analysis, and might be near ambient pressure XPS and valence XPS एंड अल्ट्रावायलेट फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये लास्ट वन पे ख़ास तौर पे हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे जो है वो फोकस करेंगे, तो बाकियों पे इतना ज़्यादा नहीं होगा। अब इसके अंदर एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इट इज़ द सरफेस एनालिसिस एनालिटिकल टेक्निक इन विच एक्सरे बम्बार्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मटेरियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड। तो इसके अंदर होता क्या है कि इलेक्ट्रो जो है एक्सरेज उसकी बम्बारमेंट की जाती है मटेरियल के ऊपर, और उसके नतीजे में क्या होता है कि वो मटेरियल से की सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो नोट की जाती है। उसके बाद द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टेक्निक, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, ये क्या करती है कि एक तो ये सरफेस सेंसिटिविटी जो है इसमें बेटर है, और दूसरा ये बताती है कि रिवील द केमिकल स्टेट इंफॉर्मेशन, यानी कि किस स्टेट के अंदर है एलिमेंट्स जो है उसके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन देती है। उसके बाद ये तमाम एलिमेंट्स के का जो है वो एनालिसिस किया जा सकता है, उन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है मासवाए हाइड्रोजन और हीलियम के इसके अंदर से। तो स्टडी द सरफेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी मटेरियल। तो एक्चुअली सरफेस को एनालिसिस करते हैं तो कोई भी मटेरियल है ना, ऑल द मटेरियल हैज़ द सरफेसेस। ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई मटेरियल ऐसा है ही नहीं जिसकी कोई सरफेस ना हो, एंड इट इज़ दो सरफेसेस दैट इंटरेक्ट विद द अदर मटेरियल्स। तो अब इसका एडवांटेज क्या होता है, वाई सरफेस एनालिसिस इज सो इम्पोर्टेंट। फैक्टर सच एट सरफेस वेटेबिलिटी, समटाइम आप एडहेशन, कोरिजन्स, चार्ज ट्रांसफर, कैटालिसिस और ऑल डिटरमिन्ड बाय द सर्फेसिस, यानी कि तमाम फैक्टर जो है वो सर्फेसिस पे डिपेंड करते हैं। सरफेस कंटेमिनेशन में मेजर की जाती है। देयर फॉर स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सरफेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपीएस एक्चुअली जो बेस्ड करती है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड करती है, और ये इफेक्ट जो हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 में यानी कि 1887 में डिस्कवर किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको जो है फर्दर एक्सप्लेन किया इस कंसेप्ट को 1905 में। उसे नोबेल प्राइज़ मिला 1921 के अंदर। उसके बाद फोटो एमिशन फ्रॉम एक्सरे रेडिएशंस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबिन्सन और रॉलिंसन। इन्होंने 1914 में जो है इसको ऑब्जर्व किया, इस फिनोमिना को। द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फोटो एमिशन एज एनालिसिस मेथड, ये जो है स्टेन हार्ट हर्डिट एंड
सरफेस ने, इन्होंने पहली मरतबा फोटो एमिशन एनालिसिस के लिए इसको यूज़ किया। तो ये हिस्ट्री है एक तरह से। द बल्क ऑफ द वर्क टू डेवलप द एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोप इन द टेक्निक वी नो टुडे। तो ये एक्चुअली डेवलप की गई थी काई सी बान एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सला। ये स्वीडन में जो है 1950 टू 1960, यानी कि ये इसकी फाइनल स्टेज जो है एक तरह से एक्सपीएस की यहाँ पे डेवलप हो चुकी थी। और ये इनके वर्क की वजह से जो है इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1981 में। तो आप देखें कि कहीं पर 1921 में जो है वो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला इन्हीं वर्क से रिलेटेड, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। और ये जो टेक्निक को डेवलप किया गया तो फिर एक से नोबेल प्राइज़ मिला। अब इस करेक्टराइजेशन को इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर केमिकल एनालिसिस भी कहा जाता है, यानी कि इब्तदा में भी कहा जाता था। तो इट मीन्स के एक्सपीएस के अलावा आप इस करेक्टराइजेशन को ESCA भी कह सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है एक्चुअली ये क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट ऑफ सफिशिएंट एनर्जी allowed to strike a metal surface in vacuum, electron are ejected from the metal surface। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई लाइट जो है किसी मेटल सरफेस के ऊपर थ्रो की जाती है वैक्यूम के अंदर, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि उससे इलेक्ट्रॉन एजिक्ट होते हैं मेटल की सरफेस से। तो इस फिनोमेना को जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो है ये यहाँ पे लाइक ये कोई फोटो जो है वो लाइट है जिसको वैक्यूम, ये वैक्यूम है कोई, यहाँ पे कोई मेटल कनेक्टेड है, उसके ऊपर जो है इसको थ्रो किया जाता है। जैसे ही थ्रो करते हैं तो क्या होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो मूव करते हैं सर्किट में। तो इस तरह से ये डिटेक्ट कर लिया जाता है कि वाकई सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लोट कर रहे हैं। तो ये एक ऑपरेटर है फॉर मेजरिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लिए यूज़ किया गया था। यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ही यूज़ की गई है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्वेशन की गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो उससे कुछ जर्नलाइजेशन रिजल्ट अखज़ किए गए। नंबर 1 पे एन इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डजंट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो जब लाइट पड़ती है मेटल्स के ऊपर सरफेस पे, जो इलेक्ट्रॉन उससे एजिक्ट होते हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज नहीं करती। इट मेयरली इंक्रीज द रेट ऑफ द एमिशंस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनका रेट ऑफ एमिशंस तो बढ़ जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन भी निकलता है उसके लिए जो है फोटो इलेक्ट्रॉन यानी कि उसकी एक मखसूस एनर्जी चाहिए उसको निकालने के लिए। उसके बाद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस। यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है, अगर आप देखें कि लेफ़्ट टू राइट जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज करती जा रही है, तो आप देखें कि इलेक्ट्रॉन की जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज करती जा रही है। और अगर इसको बैक पे जाएं तो यहाँ पे न्यू नोड तक ये वैल्यूज आती है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी डिक्रीज बिलो द सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू, ये जो जैसे इसको अगर आप एक्सटेंड करते जाएं तो वी नोड तक ये वैल्यू पहुंचती है। इस वैल्यू को हम थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नो इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड एट ऑल, अगर कोई भी यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर इससे बिलो होगी इस वैल्यू से, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे एजिक्ट नहीं हो सकता। यानी कि मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी जो चाहिए होती है उसे हम कह सकते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, और इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एजिक्ट नहीं होता, इससे अबव पे हो सकता है। तो आइंस्टाइन ने इस फिनोमेना को कैसे एक्सप्लेन किया? इन 1950 हुआ, इसको नोबेल प्राइज़ मिला, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। पहले नंबर पे इसमें क्या है, फोटोन ऑफ इंसिडेंट लाइट ट्रांसमिट्स इट्स एच न्यू एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन की बम्बारमेंट की फोटोन की जो है यानी कि एक्सरे की फॉर्म में जब स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है कि वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है जो मेटल सरफेस पे होता है, और वो क्या करता है कि वो 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या करता है, मूव करता है
The greater intensity of the incident light merely improve the greater number of the photon each of it release one electron, यानी कि एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ जाते हैं इजेक्ट होने के. The increase in the rate of emission of electron while the kinetic energy of the individual photon remain unaffected, यानी कि जो इंडिविजुअल एक एक फोटान की जो एनर्जी है वो चेंज उसकी हर एक फोटान की एनर्जी वही होगी जो कि है. तो अभी जो यहाँ पे हम लोग ये प्रिंसिपल देखते हैं कि in order to release the energy, in order to release an electron from the metal surface, तो incident photon has to overcome the attractive force exerted by the positive ion of the metal. यानी कि इस एग्जांपल्स को अगर हम लोग देखें तो वो इस तरह से है कि लाइक कि ये कोई मेटल मटेरियल है, इसके ऊपर जो है वो फोटान रेडिएशन जो है वो फॉल करती है. जैसे ही अब फॉल करेगी तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. अब उस इलेक्ट्रॉन के फॉर एग्जांपल इसके पास जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी है. अब ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो लेके चलता है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उसको ओवरकम करने पे लग जाती है. 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होगी, बाकी जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई बॉल जो है अपनी पोजीशन पे अगर खड़ी है तो बहुत तेज़ी के साथ बॉल इसके साथ स्ट्राइक करती है तो कुछ एनर्जी तो इसको अपनी जगह से मूव करने पे यूज़ हो जाएगी और बाकी एनर्जी जो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी. तो अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक इसने ओवरकम करना है. द एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस. जितनी ज़्यादा इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी एनर्जी होगी. द फ्रीक्वेंसी विच प्रोवाइड एनफ एनर्जी टू जस्ट रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस विल बी द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जांपल अगर आप मिनिमम इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए इसको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप इससे कम देंगे तो कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे एजिक्ट नहीं हो सकेगा. एटलीस्ट आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एजिक्ट हो जाए. तो उस फ्रीक्वेंसी को जो है हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो उससे अगर उस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से जितनी भी ज़्यादा एनर्जी होगी वो क्या करेगी कि वो काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर कोई इक्वेशन बनती है तो उसके अंदर जो एच न्यू जो है एच न्यू की फॉर्म में एनर्जी दी जाती है तो वो दो चीज़ों के लिए यूज़ हो रही है. एक तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस पे ओवरकम करने के लिए, ठीक है, और दूसरे नंबर पे वो किसी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है. तो अब इस इक्वेशन के मुताबिक देखें तो हमारे पास एक तो ये है एच न्यू जो है वो जो फोटान है उसकी एनर्जी है और ये क्या है कि थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए चाहिए. यहाँ पे एच प्लैंक्स कांस्टेंट है. 1/2 mv² जो है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पे हम इस फिनोमेना को ऐसे भी देख सकते हैं लाइक कि ये हमारे पास एच न्यू है, ये फॉल करती है. अब यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव आयंस हैं. पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए उसको इजेक्ट करने के लिए पहले इसकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसको ओवरकम करना ज़रूरी है. उसको ओवरकम करने के लिए एनर्जी चाहिए. तो बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन जब एजिक्ट होगा जितने भी इलेक्ट्रॉन तो उन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी में उसमें कन्वर्ट हो जाएगी. अभी जो है वेयर एच न्यू, अब हमने ये एक्सप्लेन किया है यहाँ पे एच नोट जो है वो कांस्टेंट है फॉर पार्टिकुलर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी. अगर हम इस इक्वेशंस को देखें, ये हमारे पास जो पहले वाली इक्वेशन है अगर हम इसे रीअरेंज करते हैं इक्वेशंस 1 को तो ये हमारे पास, क्योंकि पहले हमारे पास इक्वेशन है जो यहाँ पे, तो एच नोट पार्टिकल एंड डेजिग्नेटेड एज हर पार्ट जो है वो मटेरियल की इसकी वैल्यू जो है वर्क फंक्शन की वो डिफरेंट होगी. तो अगर हम उस इक्वेशंस को रीअरेंज करते हैं तो ये आपके पास बन जाती है, यानी कि आपने लिखा था एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नोट
प्लस 1/2 mv²। अब ये हर मटेरियल की जो है ये मुख्तलिफ होती है, स्पेसिफिक होती है, तो हम इसे कह देते हैं कि ये जो है उसका क्या है, वर्क फंक्शन है, प्लस 1/2 इनके और mv²। अगर आप इस इक्वेशंस को रीअरेंज करते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एच न्यू और ये डब्ल्यू आके इधर क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास इक्वेशन बनती है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है, जिस तरह से अगर आप इसे कहीं लाइक के दिस इज द वाई, दिस इज द एम एक्स प्लस वी, तो यहाँ पे जो है वाई जो एक्चुअली क्या है 1/2 mv², और m जो है वो स्लोप है जो कि h को रिप्रेजेंट करता है, x जो है वो वेरिएबल है जो कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे न्यू जो है एक्चुअली वर्क फंक्शन है जो कि कंज्यूम हो जाती है उसको निकालने में। तो अगर आप इस इक्वेशंस के मुताबिक जब आप ग्राफ बनाते हैं, आपको पता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में y इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स जो है y इधर और ये वेरिएबल x इधर लेते हैं, और m क्या होता है कि स्लोप होती है कोई, ठीक है, एम एक्स प्लस सी जो है वो w की वैल्यू होती है वो कहीं पर भी। अब ये ग्राफ एक्चुअली उसी के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। यहाँ पे y जो है हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो ये देखें कि एक्चुअली ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², और यहाँ पे एच न्यू क्या है आपके पास, x है जिस तरह से, तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ये जब आप स्लोप ड्रॉ करते हैं, जो वैल्यूज आती है आपके पास, तो इसकी जो स्लोप है उसकी वैल्यू एच प्लैंक्स कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं इस स्लोप से। जब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू वही आती है जो प्लैंक्स ने खुद ने इसकी काउंट की थी। तो इस तरह से आप लोग ये वैल्यू जो है वो काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये इस इक्वेशन को यूज़ करते हो आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब ये अगर हम जब अभी जर्नल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जब हम अब जाते हैं प्रिंसिपल बेसिकली, यानी कि एक्सपीएस में ये किस तरह से वर्क होता है, तो जब आपने ये पढ़ा है कि जब जो है वो फोटोन लाइट जो है वो फॉल करती है जब इलेक्ट्रॉन्स पे, तो उसके नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, एजिक्ट कर देती है, क्योंकि एक कोर इलेक्ट्रॉन कोर शेल से निकल रहा है तो इसलिए 1s इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जब यहाँ पे निकलने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, होल क्रिएट हो गया। जब होल क्रिएट हो गया तो हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जो है लूजली बॉन्डेड जो है वहाँ से ये फॉल करेगा ग्राउंड स्टेट में जिसकी एनर्जी कम है। तो जब वो हायर एनर्जी से यहाँ से लोअर एनर्जी में आएगा तो वो क्या करेगा कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एच न्यू डैश जो है वो एमिट करेगा। इसे हम कहते हैं एक्स रे फ्लोरिसेंस। अब ये डिटेक्ट नहीं होती या डिटेक्टर में नहीं आती तो इसका कोई यूज़ यहाँ पे एक्सपीएस में होता नहीं है। अब ये जो रेडिएशंस निकलती है एक्चुअली ये क्या करती है कि समटाइम ये जाके एल शेल में जो है वो स्ट्राइक करती है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और उसके नतीजे में वो फर्दर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एजिक्ट कर देती है। अब ये लाइक के इस फिनोमेना में देखें तो यहाँ से जो होल क्रिएट हुआ है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल करेगा। जैसे ही फॉल करेगा तो एच न्यू की फॉर्म में जो है इससे रेडिएशंस एजिक्ट होगी। वो क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को किसी भी इलेक्ट्रॉन से जब स्ट्राइक करेंगे तो उसके नतीजे में वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है यानी कि फ्लोरिसेंस एक्सरे फ्लोरिसेंस के स्ट्राइक करने से उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे हम ऑगर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट भी एक स्पेसिफिक वे से किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये लिखा हुआ है के L1 एंड L3, एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है कि एल के अंदर जो है वो होल क्रिएट हो गया, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन एजिक्ट हुआ। उसके बाद L1 रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि जो हायर एनर्जी का जो शेल है उससे इलेक्ट्रॉन जो है उस होल में फिल करने के लिए यूज़ हुआ है। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन एजिक्ट हुआ है वो L3 से हुआ है।
तो इस वजह से हम उस इलेक्ट्रॉन्स को ऑगर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इस तरह से ऑगर इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेसिफिक वे से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब यहाँ पे जनरेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इन एक्सपीएस सैंपल, ये जो है लो एनर्जी जो है वो की जाती है, यानी कि 6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मीटेड इलेक्ट्रॉन इज एनालाइज्ड, यानी कि यहाँ पे जो एक्सरे यूज़ की जाती है वो सॉफ्ट एक्सरे यूज़ की जाती है। अप्रोक्सीमेट 6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, यानी कि ये जो है इसकी एनर्जी जो है वो 6 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। The emitted photoelectron is the result of the complete ट्रांसफ़र ऑफ एक्सरे एनर्जी टू द कोर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये आप लोग अभी देख के हटे हैं कि यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ये कम्प्लीटली तौर पे इलेक्ट्रॉन्स को, कोर शेल इलेक्ट्रॉन को क्या हो जाती है, ये ट्रांसफ़र हो जाती है। अब इस फिनोमेना को जो है वो इस इक्वेशंस के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसके मुताबिक क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी देता है, एक तो वो यूज़ होती है उसकी बाइंडिंग एनर्जी के लिए, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन को किस तरह से टाइटली जो है वो बॉन्डेड होता है। दूसरे नंबर पे वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और थर्ड नंबर पे जो है प्लस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्क फंक्शन होता है ये इंस्ट्रूमेंट का, ये उसके लिए यूज़ होती है। ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो आप इस वैल्यू से एक्चुअली जब आप यूज़ करते हैं तो आप काइनेटिक एनर्जी ही फाइंड करते हैं, और ये हर एक स्पेसिफिक है। तो फिर आप इसे जो स्टडी करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी मोस्टली करते हैं। तो आप इस इक्वेशंस को अगर आप रीअरेंज कर लेते हैं तो क्या होगा कि बी बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी माइनस हो जाएगी दूसरी तरफ जाके, और जो फाई जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वैल्यू भी, अगर आपको आप देखें कि एच न्यू जो है वैल्यू आप खुद दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी थ्रू एक्सपेरिमेंट जो है वो कैलकुलेट कर ली जाती है और सॉफ्टवेयर खुद ब खुद इसे कन्वर्ट कर देता है। और फाई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये भी इंस्ट्रूमेंट के ऑलरेडी पता होता है, तो इस तरह से आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। The photoelectron binding energy is measured with respect to the sample Fermi levels, यानी कि जो बाइंडिंग एनर्जी जो मेजर की जाती है ना, लाइक दिस वन, तो ये क्या की जाती है कि उसके विद रिस्पेक्ट टू द फर्मी लेवल तक की जाती है। ये जैसे ये फर्मी लेवल है, उसके बाद जो वैक्यूम लेवल है उसको काउंट नहीं किया जाता। तो इस तरह से रीज़न, तो इसको जो है विच इज़ द रीज़न दैट क्यू स्पेस इज इंक्लूडेड। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रॉन पीक आर नोटेड बाय द एलिमेंट एंड ऑर्बिटल फ्रॉम विच दे आर एजेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल O1s डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम 1s, यानी कि जब आप इस तरह से लिखते हैं O1s, इसका मतलब है कि 1s का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके कोर शेल से यानी कि 1s से एजेक्टेड हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन विद द बाइंडिंग एनर्जी लेस देन एक्स-रे सोर्स एनर्जी शुड बी एमिटेड फ्रॉम द सैंपल। तो कम अज़ कम जो है जो इलेक्ट्रॉन जो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जो है एक्सरे से कम होगी वही एजिक्ट होगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन्स की एक्सरे जो आप एनर्जी दे रहे हैं उससे ज़्यादा है तो वो कभी भी एजिक्ट नहीं होगा। जब वो एजिक्ट होगा तो उसको एक्सपीएस टेक्निक से उसको डिटेक्ट किया जाता है, उसको मुशाहिदा किया जाता है। उसके बाद द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल टू मटेरियल, ये डिपेंड करता है मटेरियल्स पे, बट इट इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सरे सोर्स यूज टू एजेक्ट इट, यानी कि एक्सरे सोर्स ने तो जस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी है, उसको निकालना है, वो डिपेंड नहीं करता उस पर। When experiments are performed with different X-ray source, the binding energy of the photoelectron will not change, यानी कि अगर आप एक्सरेज के लिए जो है डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करते हैं, लाइक कि आप एलुमिनियम यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम यूज़ करते हैं या क्रोमियम यूज़ करते हैं, अदर और भी सोर्सेज हैं, यूज़ करेंगे तो उसके नतीजे में जो बाइंडिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो उसके नतीजे में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीज्ड। तो उसको हम लोग इक्वेशन 2 से जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो इक्वेशन जो है उसे हम आगे जाके